हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स एंड इग्नाइटेड एंड एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन। गाइस, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका टॉपिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। गाइस, वर्किंग कैपिटल होता क्या है, वर्किंग कैपिटल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। वर्किंग कैपिटल को कहा जाता है इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब जैसे इंसान की रगों में खून दौड़ता है, इसी तरीके से बिजनेस में वर्किंग कैपिटल दौड़ता है। और जब तक इंसान की रगों में वो खून दौड़ रहा है तब तक इंसान जिंदा है। जब वो खून दौड़ना बंद तो इंसान भी बंद। इसी तरीके से वर्किंग कैपिटल को भी यही कहा जाता है कि इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। जब तक ये रोटेट हो रहा है, जब तक ये सर्कुलेट हो रहा है, इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। जब तक ये चल रहा है, जब तक ये ऑपरेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तब तक आपका बिजनेस जिंदा है। जब ये ऑपरेट करना बंद तो आपका धंधा बंद, बिजनेस बंद। तो वर्किंग कैपिटल की गाइस हम लोग रिवीजन करने वाले हैं जल्दी से सारे कॉन्सेप्ट्स की क्विकली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में बहुत जो है एक्सपेक्टेशन है इसकी कि भाई 10-10 मार्क्स का प्रैक्टिकल तो है ही है, और साथ में हल्का फुल्का इसका थियरी भी आता है। तो गाइज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन रिगार्ड टू दिस चैप्टर। आइए रिवाइज करते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम आवर रिविजनरी पॉकेट बुक। सो गाइज, सबसे पहली चीज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में हम लोग क्या कह रहे हैं भैया। देखो, वर्किंग कैपिटल जो है जैसे लिक्विड ब्लड इन द वेन्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, या जैसा भी कोई भी लिविंग बीइंग, इसी तरीके से आपका वर्किंग कैपिटल भी जो है लिक्विड भाई रोटेट होता रहता है, सर्कुलेट होता है, सर्कुलेटिंग कैपिटल है। तो वर्किंग कैपिटल को कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। लेट्स क्विकली डिस्कस। सो गाइस, वर्किंग कैपिटल को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक वर्किंग कैपिटल को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, दूसरा हम लोग कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो पहले वैल्यू के बेसिस पे अगर मैं कहूं तो वैल्यू के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं या तो ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल, और टाइम के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करना है तो परमानेंट एंड टेम्परेरी। मैं क्लैरिफाई कर दूं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल करंट असेट्स, टोटल वर्किंग कैपिटल, टोटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सब एक ही चीज होता है। नेट वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, या करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, या वो करंट असेट जो कि लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस है। और परमानेंट वर्किंग कैपिटल को हम लोग जो है फिक्स वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। हार्डकोर वर्किंग कैपिटल का नाम दिया था टंडन कमेटी ने। और जो हमारी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है उसको जो है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है, एज वेल एज उसको सॉफ्ट कोर करंट असेट्स या सॉफ्ट कोर वर्किंग कैपिटल भी नाम दिया था टंडन कमेटी ने 1974 में, जो आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट की थी उनको रिकमेंड करने के लिए कि कैसे वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स बिजनेस एंटिटीज लेती है वर्किंग कैपिटल पर्पसेस के लिए, तो वो उसको फाइनेंस लेते हैं लेकिन डिफॉल्ट करते हैं, पैसे वापस नहीं करते, तो उसको कैसे रोका जाए। तो उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, टंडन कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने रिकमेंडेशन, जो 1974 की रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन में बोला था कि भाई हार्ड कोर करंट असेट्स, परमानेंट करंट असेट्स ये होते हैं, टेम्परेरी जो है या फ्लक्चुएटिंग ये होते हैं। उन्होंने उसको सॉफ्ट कोर वर्ड यूज किया था एज द केस में भी। खैर, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इट इज द सम ऑफ टोटल करंट असेट्स, दैट इज सारे करंट एसेट्स जो सोच सकते हो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंटरीज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, फिर फैक्ट्री स्टोर्स भी, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स किसी को दिए हुए हैं तो अगर शॉर्ट टर्म लोन्स या एडवांसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, ये सारे के सारे जो है हमारे टोटल करंट असेट्स या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। और नेट वर्किंग कैपिटल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है गाइस? नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या आप कह सकते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो तो करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? वो कोई भी लायबिलिटी जो कि अगले एक साल के अंदर जो है ड्यू है, पेबल है एज द केस में भी, तो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स परचेज, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अक्रूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नॉट पेड, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, एडवांसेस अगेंस्ट जो है एडवांसेस जो मिले हैं सेल्स के अगेंस्ट, या फिर टैक्सेस एंड डिविडेंड्स पेबल, अदर लायबिलिटीज मैच्योरिटी विद इन अ ईयर। टेक एन एग्जांपल, आपका कोई लेट्स से इवन डिबेंचर्स है अगले एक साल के अंदर पेबल है, तो गाइज अब उसको आप लॉन्ग टर्म डेट में मत लेना। डेट इक्विटी निकालते समय आप उसको वर्किंग कैपिटल में ध्यान देना कि भाई इसको हमें पे करना है, और उसके अगेंस्ट में करंट असेट्स भी होने चाहिए, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए जो कि वो बेच के हम लोग इससे इसको पे ऑफ कर सकें। आइडियली ये सिस्टम होता है, इसीलिए कंपनीज जो है आउट ऑफ प्रॉफिट जब भी रिडीम कर रही होती है तो वो तैयारी करके रखते हैं इस चीज की। एनीहाउ, आगे बढ़ते हैं। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? परमानेंट वर्किंग कैपिटल हम लोग वंस अगेन सबसे पहले ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल करंट असेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, या वो करंट असेट जो कि लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस्ड है। फिर परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है, इसको हम लोग फिक्स वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, और टंडन कमेटी ने इसे हार्डकोर वर्किंग कैपिटल भी कहा है। वो पार्ट ऑफ करंट असेट्स जो कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब आपको अपने बिजनेस के ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज को एडवर्सली अफेक्ट नहीं करना है, तो आपको ये परमानेंट या फिक्स वर्किंग कैपिटल जो है मेंटेन करके रखना है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट जो कि कंटिन्यूइंग बेसिस पे आपको एंटायर ईयर में आपको नॉर्मल ऑपरेशंस करने के लिए चाहिए होगा। टेक एन एग्जांपल, लेट्स से अभी आपके जो है
ये सारे करंट असेट्स हैं जितने भी हैं भाई, कैश, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है जी, या फिर इन्वेंट्रीज, ये जो भी आपके करंट असेट्स है। अब टेक एन एग्जांपल, हमें यार एट ऑल टाइम्स भाई मुझे 2 लाख की इन्वेंट्री चाहिए, 1 लाख के डेटर्स चाहिए, 50,000 का कैश चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, ठीक है। इन्वेंट्री, डेटर्स, स्टॉक, कैश, वट एवर, एक ही इन्वेंट्री, स्टॉक एक ही चीज होती है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग क्या करें भाई, अब इतना हमें हमेशा चाहिए, दैट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो ये क्या है, दैट रिप्रेजेंट्स अ फिक्स्ड एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट ऑफ जो है हमारा, जस्ट लाइक फिक्स असेट्स होता है कि भाई ये हमें इतना तो चाहिए, फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट हो रखी है, तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल या फिक्स वर्किंग कैपिटल, या आप इसे हार्डकोर वर्किंग कैपिटल भी या हार्डकोर करंट एसेट्स भी कह सकते हैं, वो हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जैसे फिक्स एसेट्स मेंटेन करना होता है। सच करंट एसेट्स आर बेसिकली सर्कुलेटिंग एसेट्स, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने इसको निकालना नहीं है। ग्रेटर द साइज ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल होगा। टंडन कमेटी ने इसको हार्डकोर करंट एसेट्स या कोर करंट एसेट्स का नाम दिया है। टेम्परेरी या फ्लक्चुएटिंग या सॉफ्ट कोर करंट एसेट्स को कैसे कह सकते हैं, जो कि टाइम टू टाइम चाहिए होगा भाई, कभी कभी चाहिए होगा। जब टेक एन एग्जांपल, मुझे यार इन्वेंट्री एट ऑल टाइम जो है 2 लाख तो चाहिए, अच्छा जब डिमांड ज्यादा आएगी तो हम 3-4 लाख 5 लाख भी ले जाएंगे, तो 2-3 लाख रुपए ऊपर एडिशनल भी ले सकते हैं। तो दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कहने का मतलब पार्ट ऑफ करंट असेट्स, वो करंट असेट्स टोटल वर्किंग कैपिटल जो कि हमें परमानेंट वर्किंग कैपिटल के ऊपर चाहिए, कहने का मतलब इसे वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है जी, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जो है ये फ्लक्चुएट करता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस रिप्रेजेंट्स एडिशनल करंट असेट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स इन एन अकाउंटिंग पीरियड। तो हम लोग क्या करें, मैच्योर कंपनीज, अभी हम लोग दोनों का ग्राफ देखेंगे, मैच्योर कंपनीज एज वेल एज ग्रोथ कंपनीज। भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप ये चीजें पढ़ते हो, इन फंडामेंटल्स को, क्या चीजों को, कि भाई हम लोग का जो मैच्योर कंपनीज है उनके टोटल करंट एसेट्स जो है वो मैच्योर कंपनी के ऑलमोस्ट सेम लेवल रहते हैं, बढ़ते नहीं है, और ग्रोथ कंपनीज के बढ़ते हैं। तो मैच्योर कंपनीज के परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है फिक्स्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, लेकिन टेम्पररी जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। और ग्रोथ कंपनीज के जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल या परमानेंट करंट एसेट्स भी बढ़ते हैं, और जो टेम्पररी है वो तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, एज द केस में भी। जैसे अब आप इसको ग्राफिकली देखेंगे तो गाइज ये मैच्योर कंपनी का सिनेरियो है। मैच्योर कंपनी, दिस इज अ केस ऑफ मैच्योर कंपनी, कहने का मतलब दिस इज मैच्योर कंपनी का सिनेरियो है कि भाई आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके परमानेंट करंट एसेट्स या हार्डकोर या फिक्स करंट एसेट्स जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ आ नहीं रही, और टेम्परेरी जो है वो जब चाहिए होता है, जब ज्यादा कम होता रहता है, एज द केस में भी। एंड देन जो ग्रोथ कंपनीज है, दिस इज ग्रोथ कंपनीज। ठीक है जी, तो ग्रोथ कंपनीज में जो है आपका परमानेंट करंट एसेट्स भी जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता रहता है, और टेम्पररी या फ्लक्चुएटिंग जो है वो भी ऊंच नीच का पापड़ा, वो तो हमेशा ही रहता है उसका। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नाउ हाउ डू वी डिफाइन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड? इट इज द टाइम विद इन विच जो हम लोग कैश इन्वेस्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल में, जो धंधे में इन्वेस्ट करते हैं, कैश जो भी पैसा लगाते हैं वो हमें कितने टाइम में रोटेट होके ऑपरेट होके वापस मिल जाता है। तो कहने का मतलब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज द पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल को डिफाइन किया जाता है, इट इज अ पीरियड विद इन विच जो हमने कैश इन्वेस्ट किया वर्किंग कैपिटल में वो हमारा रोटेट होके वापस आ जाता है। तो अगर ट्रेडर या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो उसका क्या होता है, उसके पास उसके वो इन्वेंट्री खरीदता है, स्टॉक खरीदता है, स्टॉक के लिए वो अपने सप्लायर्स को जो एज द केस में भी जब भी पेमेंट करता है, तो स्टॉक का जो भी होल्डिंग पीरियड है उसमें डेटर्स से फिर कलेक्शन करते हैं। कहने का मतलब आप सुनो समझो इस बात को, टेक एन एग्जांपल, बंदा जो है कैश देता है और स्टॉक खरीदता है, स्टॉक को फिर वो बेचता है और डेटर्स में कन्वर्ट करता है, फिर डेटर्स से फिर वो वापस से कैश कलेक्शन करता है। तो ये रोटेट होता है, कितने टाइम में आपका पैसा जो है वापस मिल जाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल, हमारा स्टॉक का होल्डिंग पीरियड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 30 डेज, लेकिन स्टॉक जो हम लोग जब खरीद रहे हैं सप्लायर से उन्हें 30 दिन में देना है, लेकिन सप्लायर हमें ऑलरेडी 20 दिन का क्रेडिट देते हैं। तो अगर सप्लायर्स या क्रेडिटर्स जो हैं हमें 20 डेज का क्रेडिट देते हैं, तो अल्टीमेटली यार मैं जिस टाइम पे स्टॉक लेके आया उसी टाइम पे तो मेरा कैश गया नहीं, मेरा कैश कब गया, मैं आज स्टॉक लेके आया, आज से 30 डेज बाद जो है मेरा वो स्टॉक जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू गुड्स सोल्ड, और ये स्टॉक होल्डिंग पीरियड हो गया मेरा। इन्वेंट्री कितने टाइम में गुड सोल्ड में कन्वर्ट होता है। लेकिन क्रेडिटर्स को, टेक एन एग्जांपल, सप्लायर्स जो हैं जिनसे हम स्टॉक खरीद रहे हैं उनको 20 दिन बाद पेमेंट करना है। तो सोचो आज मैंने स्टॉक खरीदा, 20 दिन बाद पेमेंट करता हूं, लेकिन मेरा स्टॉक जो है जिस दिन खरीदा से 30 दिन में बिक जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मेरा तो अल्टीमेटली दिस 30 माइनस 20 10 डेज ही पैसा फंसा, और फिर मैंने उधार पे माल बेचा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने उधार में 40 डेज का क्रेडिट दिया, तो 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50 डेज, दिस इज व्हाट, दिस इज माय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड।
तो स्टॉक का होल्डिंग पीरियड या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर्स का कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड इज माय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये तो है ट्रेडर का। मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल्स का होल्डिंग पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर्स का कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड। वंस अगेन रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड या होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड, इन सबको सम अप कर दो और फिर माइनस कर दो। इन सब में से आप क्या चीज माइनस करोगे? क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड। नाउ रॉ मटेरियल्स का होल्डिंग पीरियड की बात करता हूं। टेक एन एग्जांपल, जिस दिन मैं रॉ मटेरियल लेके आया, लेट्स से मेरे को 30 डेज में वो जो है कंजम्पशन में कन्वर्ट होता है, लेकिन मेरा सप्लायर लेट्स से एन एग्जांपल मुझे 25 डेज का क्रेडिट देता है, तो ये माइनस कर दो इसमें से। फिर रॉ मटेरियल जब कन्वर्ट होता है इन कंजम्पशन तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होता है। वर्क इन प्रोग्रेस को लेट्स से एन एग्जांपल 20 डेज लगते हैं फिनिश गुड्स कन्वर्ट होने में। जिस दिन वो कंजम्पशन चालू हुई उसके बाद 20 डेज में वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, तो ये ऐड कर दो इसमें। फिर फिनिश गुड्स जो है लेट्स से एन एग्जांपल 40 डेज में जो है हमारा बिक जाता है, 40 डेज में बिक जाता है और हमें अपने डेटर्स को जो है लेट्स से एन एग्जांपल 50 डेज का क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली 30 प्लस 20 50 140 माइनस दिस इज इक्वल टू 115। दिस इज माय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। तो वंस अगेन इसका क्या होता है? ये कैश देता है रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में, या पहले डब्ल्यूआईपी में वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होता है कंजम्पशन में, फिर वर्क इन प्रोग्रेस जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, फिर फिनिश गुड्स जो है वो डेटर्स में कन्वर्ट होता है गुड्स सोल्ड में, और डेटर्स से फिर वापस से कैश कलेक्ट होता है। ऐसे करके ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकलता है। नाउ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद आप नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स या इन अ ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल की टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। 360 डेज इनटू ऑपरेटिंग डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। टेक एन एग्जांपल सिंपलिसिटी के लिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं इसको कहता हूं दिस इज आल्सो 30 डेज, तो लेट्स टेक 30 नहीं 20 डेज कह देता हूं, ठीक है। तो 20 डेज में ये लेट्स टेक एन एग्जांपल दिस इज 120 डेज। एंड सिंपलिसिटी के लिए 360 डेज इन अ ईयर लेते हैं। आप 365 भी ले सकते हो अगर क्वेश्चन में देता है, 360 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ज्यादातर हम लोग एवरेजिंग में 360 डेज लेके चलते हैं। तो 360 डेज है और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 120 डेज है। इसका मतलब 3 साइकिल हो जाएंगी टोटल पूरे साल में। 120 दिन में मेरा कैश जो है वापस घूम के आएगा, फिर 120 दिन में फिर से आएगा, 120 दिन में आएगा, तो 3 बार मेरा जो है ऑपरेटिंग साइकिल जो है घूम जाएगा इस केस में। फिर एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या एवरेज कितना कैश रिक्वायर्ड होना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल बेसिस के लिए। हो सकता है आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बोले ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में, तो आप कैसे कर सकते हो? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, पूरे साल का 24 लाख का जो है खर्चा है, 24 लाख का पूरे साल का खर्चा है, और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 3, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल्स है, तो इसका मतलब 8 लाख रुपए का ऑन एन एवरेज मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या दोस्तों आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? आप इसे कह सकते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, ठीक है, दिस मल्टीप्लाइड बाय जो भी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड डिवाइड बाय, अगर आपने डेज में निकालना है तो 360 जनरली लिया जाता है। तो उस हिसाब से आप कैसे करेंगे गाइस? जैसे अगर ये 24 लाख रुपए पूरे साल का है, 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइड बाय 360 करोगे तो अगेन 8 लाख रुपीस आ जाएगा इस केस में भी। गाइस रॉ मटेरियल्स होल्डिंग पीरियड, ये हम लोग रेशियो एनालिसिस में भी ये वाली चीज देखते हैं कि रॉ मटेरियल्स का होल्डिंग पीरियड कैसे निकलता है, जो टर्नओवर रेशियोज एटसेट्रा उसमें। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 360। मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहूंगा गाइस, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर एवरेज पॉसिबल है ग्रेट, नहीं तो फिर क्लोजिंग से ले लेते हैं एज द केस में भी हम लोग। फिर वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड, ये कैसे निकलता है? एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइड बाय नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू, या नेटवर्क कॉस्ट जैसा मर्जी कह सकते हो, इनटू 360 डेज में निकालते हैं हम लोग जनरली, और साल के 360 डेज लेके चलते हैं ऑन एन एवरेज, हर महीना 30 दिन का, पूरे साल के 360 डेज। फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 360, इस तरीके से निकाल सकते हो। डेटर्स का कलेक्शन पीरियड, एवरी डेटर्स इज रिसीवेबल्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 360, इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये वाली सारी की सारी चीजें, ये वाले जो पीरियड्स हैं, ये हम लोग जो है उसमें पढ़ते हैं रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड, एवरेज क्रेडिटर्स या पेबल्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट परचेज इनटू 360। वंस अगेन भाई एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इतने, टेक एन एग्जांपल 1 लाख रुपया, पूरे साल का रॉ मटेरियल कंज्यूम 12 लाख है, तो मुझे बताओ जी ये 30 डेज का हो गया। सिमिलरली वर्क इन प्रोग्रेस जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, पूरे साल का एवरेज ऑन एन एवरेज मेरा जो रहता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, लेट्स से 1.5 लाख, और ये मेरा टेक एन एग्जांपल इज समथिंग लाइक 24 लाख, व्हाटएवर, ऐसे करके आप निकाल दोगे। तो वंस अगेन रॉ मटेरियल का एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 360, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइड बाय नेट फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 360, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू
360. Debtors या receivables average debtors receivables divide by net credit sales into 360 और creditors या payables जो average है divide by net credit purchase into 360. अगर average ना possible हो closing ले लेना, टेंशन नहीं लेना. Baumol मॉडल के हिसाब से कैश मैनेजमेंट मॉडल जैसा हम लोग वहां पर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ईओक्यू पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्टिमल ट्रांजैक्शन साइज या ऑप्टिमल ट्रांसफर साइज होता है, वहां पर जैसे √2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी होता है, यहाँ पर √2 इंटू ए इंटू टी अपॉन सी होता है. ये क्या होता है? ए है हमारी एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, ठीक है जी, जितनी भी कैश हमें पूरे साल में यूज करना है. टी इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट या ट्रांसफर कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन या पर ट्रांसफर की भी हम लोग एक बार में अगर मनी विड्रॉ करेंगे या जैसे भी एफडी तड़वाएंगे या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे तो क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी. और सी इज कैरिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम या ऐसा भी कह सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैरिंग कैश. देखो ऐसा है, आप अपने पास अगर कैश कैरी कर रहे हो, इफ यू आर कैरिंग कैश विद यू, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरह इस कैश को इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगाते पैसे को, इस कैश को होल्ड नहीं करते अपने पास, तो उस केस में आप उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं. तो बिजनेस एंटिटीज ये कंसिडरेशन में रखती हैं. तो वंस अगेन देखो, यहां अगर न्यूमरेटर में एनुअल कैश डिस्बर्समेंट या एनुअल कैश रिक्वायरमेंट ले रहे हैं तो नीचे कैरिंग कॉस्ट भी जो है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी पर एनम लेना है. अगर आप ऑन दी अदर हैंड इसको मंथली कैश रिक्वायरमेंट ले रहे हैं न्यूमरेटर में, तो यहां पर भी जो कैरिंग कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है पर मंथ लेना है. इफ दिस इज एनुअल तो दिस इज एनुअल, इफ दिस इज पर मंथ तो दिस इज पर मंथ. वैसे हम लोग जनरली एनुअल निकाल के ही कर लेते हैं, दोनों को पर एनम करते हैं. अच्छा, फिर इस केस में यही वाली चीज जैसे ईओक्यू में भी होता था कि भाई हम लोग जो है इसका ग्राफ बनाते हैं. भाई जितना बड़ा ट्रांजैक्शन साइज, सोचो इमेजिन करो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन कर लिया, हम लोगों ने खूब सारा कैश जो है एक बार में विड्रॉ कर लिया या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को जो कैश में कन्वर्ट कर लिया. तो उस केस में क्या होगा, ट्रांजैक्शंस तो कम होंगे पूरे साल में, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी, लेकिन आपकी कैरिंग कॉस्ट ऑफ कैश या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि आपने बहुत सारा कैश अपने पास होल्ड कर लिया, तो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे आप इंटरेस्ट लूज करोगे. बट ऑन दी अदर हैंड जैसे जैसे आप साइज ऑफ ट्रांजैक्शंस कम करते जाते हो, आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते जाते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते तो एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन आपका कैरिंग कॉस्ट कम होती है क्योंकि आप कैश अपने पास कैरी कम करते हो. तो उस केस में अल्टीमेटली वो ट्रांजैक्शन साइज जहां पर कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है इक्वल होते हैं, वो हमारा जो है ऑप्टिमल ट्रांजैक्शन साइज होता है. नेक्स्ट, फिर उसके बाद गाइस हम लोगों ने ये तो था, इसे हम लोग आज के डेट में सर्टेनिटी मॉडल कहते हैं. मिलर और मॉडल जो है अनसर्टेनिटी मॉडल है. ये वाला जो मॉडल है जो आपने बाउमल मॉडल देखा, इसे सर्टेनिटी मॉडल कहा जाता है क्योंकि इसके जो assumptions थे वो assumptions भी इसी तरह के थे कि भाई एनुअल कैश रिक्वायरमेंट इज नोन इन एडवांस विद सर्टेनिटी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, कैरिंग कॉस्ट भी जो है एक फिक्स परसेंटेज है, पहले से ही पता है, ठीक है. इवन कैश कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर होती है, राइट. तो ये इसके assumptions जो थे वो बड़े ही सिंपलिस्टिक थे. 1952 में ये मॉडल आया था, लेकिन फिर उसके बाद 1966 में जो है मिलर और ने मिलके ये एक मॉडल बनाया जिसे हम लोग आज की डेट में अनसर्टेनिटी या स्टोचैस्टिक मॉडल कहते हैं. तो ये अनसर्टेनिटी मॉडल, वी कॉल इट अनसर्टेनिटी या स्टोचैस्टिक. स्टोचैस्टिक इज नथिंग बट रैंडम. तो स्टोचैस्टिक मॉडल या अनसर्टेनिटी मॉडल, इसमें क्या होता है, हम लोग कहते हैं एनुअल कैश रिक्वायरमेंट इज नॉट नोन इन एडवांस विद द सर्टेनिटी. हमारा एनुअल कैश जो है वो पहले से नहीं पता कि कितना पूरे साल में कैश यूज होगा, और हमारी अनइवन कैश कंजम्पशन है. कहने का मतलब हम जो है, टेक एन एग्जांपल, ये Z जो है या Z जो भी है, दिस इज लेट्स से नॉर्मल कैश बैलेंस या जिसे हम लोग रिटर्न पॉइंट भी कहते हैं. इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं. कभी कैश जो है हमारे पास ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है. हमने कंट्रोल पॉइंट्स फिक्स कर रखे हैं, एक H, एक Z, एक O. H क्या है, हाईएस्ट या अपर लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट. इससे ज्यादा कभी कैश नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा होगा तो वो गलत हो जाएगा. तो इस वजह से जैसे H टच हो तो H माइनस Z की आप जो है इन्वेस्टमेंट कर दोगे, आप परचेस कर लोगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज H माइनस Z की. और अगर कभी भी O टच हो तो उस केस में Z माइनस O की इन्वेस्टमेंट जो है सेल कर दोगे, सेल मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट जो है आप सेल कर दोगे. इस तरीके से हम लोग चलते हैं. और लोअर लिमिट या जैसा भी है हमारा O पॉइंट पे जो हम लोग एज द केस में भी आ जाते हैं. नेक्स्ट, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमने अपने कंट्रोल लिमिट्स फिक्स कर लिए. रैंडम है कैश फ्लोज, कभी ज्यादा होंगे कभी कम होंगे, कुछ ऐसा इवन कैश कंजम्पशन नहीं है, और एनुअल कैश रिक्वायरमेंट पहले से पता नहीं है. तो जब भी कैश बैलेंस आपका अपर लिमिट या H पे टच करता है तो उस केस में H माइनस Z को इन्वेस्ट कर देंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज में. आप कैश बैलेंस जो है वापस से Z लेवल पे आ जाएगा, इसीलिए इसको रिटर्न पॉइंट भी कहते हैं.
एंड देन कभी भी कैश बैलेंस आपका अगर ओ लेवल पे टच होता है तो उस केस में लोअर लिमिट या ओ पे टच होता है तो उस केस में आपने क्या करना है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो आपने जी माइनस ओ की सेल कर देनी है। इन दैट केस आपने सेल करके वापस से रिटर्न पॉइंट जी पे आ जाना है। अगर कभी जैसे फॉर एग्जांपल यहां इन दोनों के बीच में है, कभी नो ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड, अगर अगर कभी जो है हमारा ना एच टच हो रहा है ना ओ टच हो रहा है, तो हाई और लो लिमिट के बीच में चल रहा है, तो उस केस में नाइदर इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी मेड नॉर इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी सोल्ड। इस केस में हमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं करने हैं। फिर गेन गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ये तो हमारे कैश मैनेजमेंट मॉडल्स थे, थियोरेटिकल मॉडल्स थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉडल आता है, नेक्स्ट फंडामेंटल आता है फ्लोट्स। फ्लोट्स क्या है कि भाई हमारा कैश कितने टाइम पैसा जो है बीच में फंसा रहता है हमारी, कहने का मतलब क्रेडिट पीरियड हटा के। टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक्चुअली क्या है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम है और बहुत सारे जो है ब्रांचेस है, वैसे तो आज की डेट में बिकॉज ऑफ ई मनी आज की डेट में जो है ये फ्लोट्स बहुत रिड्यूस हो गए हैं, काफी सब्सटैंशियली रिड्यूस हो गए। बट अदरवाइज क्या होता था, कैश ट्रेवल करता था या चेक्स ट्रेवल करते थे, तो उस केस में बहुत ज्यादा फ्लोट्स होते थे। तो ये तीन बड़े फ्लोट्स होते थे, बिलिंग फ्लोट, मेलिंग फ्लोट, चेक प्रोसेसिंग फ्लोट, और इवन लास्ट में बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट या बैंक क्लियरिंग फ्लोट। ये चार तरह के फ्लोट्स, ये मैं फिर से बोलूंगा यार, ये फ्लोट्स वाला। तो चार तरह के फ्लोट जो है मेनली होते थे, एक बिलिंग फ्लोट, एक मेलिंग फ्लोट, एक चेक प्रोसेसिंग फ्लोट और एक बैंक प्रोसेसिंग या बैंक क्लियरिंग फ्लोट, ये वाला फ्लोट भी होता था। तो चार तरह के फ्लोट्स होते थे। इनको फ्लोट्स को जो है मिनिमाइज करने के कई मैकेनिज्म्स आए। तो फ्लोट बेसिकली क्या है, टेक एन एग्जांपल, पूरे साल में आपकी क्रेडिट सेल्स लेट्स से सिंपलिसिटी के लिए 72 लाख रुपीज है, 72 लाख लेट्स से 360 डेज में इवन सेल्स हो रही है, अगर ऐसा मान के चलें। और हमारा फ्लोट्स जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो पैसा फंसा रहता है वो लेट्स टेक एन एग्जांपल 8 दिन का पैसा फंसा रहता है, तो हम अगर इस फ्लोट पीरियड को रिड्यूस कर दें तो हमारा कैश आ जाएगा, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगा के कुछ कमाई लेंगे एज द केस में भी। तो अकॉर्डिंगली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज फ्लोट्स को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। उसके बड़े मैकेनिज्म्स आज की डेट में आए हुए हैं। जो ई मनी है वो भी आ चुका है। अदरवाइज देन दैट पहले एक सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो है कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग अभी भी चलता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, और लॉक बॉक्स सिस्टम आज की डेट में बहुत नेग्लिजिबल हो गया, क्योंकि आज की डेट में यू डोंट नीड बहुत ज़्यादा फिजिकल जो है ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में आरटीजीएस, एनईएफटी, बहुत तरह के जो है फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो है फ्लोट आज की डेट में काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। बट एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट, बिजनेस एंटिटीज हैव टू इनकर कॉस्ट ऑन दैट अकाउंट ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन ऑफ फ्लोट। तो इनको अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है कि फ्लोट अगर हम लोग को रिड्यूस करते हैं तो हमें ये फायदा होता है, पैसा जल्दी मिल जाएगा, पैसा जल्दी मिल जाएगा तो उस केस में हम लोग जो उस पैसे को इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे जो भी कमा सकते हैं वो कमा लेंगे। और उसके लिए में जो भी हमें फ्लोट को मैनेज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें जितनी भी कॉस्ट खर्च करनी पड़ रही है, उस कॉस्ट को वर्सेस द बेनिफिट्स कंपेयर किया जाता है। बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट, वी गो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फ्लोट्स। एनीहाउ, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो है अलग अलग टेम्परामेंट है आज की डेट में। मतलब हम लोग जो है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस ने जो है इन्वेस्टर्स को तीन कैटेगरीज में बांटा है, एक कंजर्वेटिव, एक मॉडरेट, एक अग्रेसिव। कंजर्वेटिव को जो है रिस्क एवर्स कहा जाता है, मॉडरेट को रिस्क न्यूट्रल कहा जाता है, और अग्रेसिव को रिस्क लवर्स कहा जाता है। ये लोग इस केस में वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का फंडामेंटल क्या है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट रखेंगे करंट एसेट्स में। तो कंजर्वेटिव लोग कहते हैं ज्यादा रखो, मॉडरेट कहते हैं मीडियम रखो, अग्रेसिव कहते हैं कम रखो। देन इसके बाद लिक्विडिटी इस हिसाब से, क्योंकि आपकी करंट एसेट्स ज्यादा है तो आपकी करंट रेशियो ज्यादा होगी। करंट रेशियो अगर ज्यादा होगी तो आपकी जो है लिक्विडिटी बेटर होगी, लिक्विडिटी विल बी हाई। यहां पर मीडियम, यहां पर लो। अब अगर आपकी लिक्विडिटी ज्यादा है तो आपका रिस्क कम है। लिक्विडिटी, इफ लिक्विडिटी इज मोर तो यू आर एबल टू मीट योर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, आपकी पोजीशन बेटर है। तो उस केस में जो है रिस्क आपका कम है, यहां पर मीडियम है, और यहां पर क्योंकि लिक्विडिटी कम है तो इस वजह से रिस्क ज्यादा है। लेकिन कहा जाता है हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। तो इस केस में क्या है, यहां हायर रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स जो है यहां पर ज्यादा आती है, यहां पर मीडियम आती है, और यहां पर लो आती है एज द केस में भी। इसी चीज को हम लोग जो है इवन बिजनेस एंटिटीज जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को जो है अगर अगर कंपेयर करें हम लोग, और जैसे फॉर एग्जांपल भाई हमारा फिक्स असेट्स तो जो है दिस रिमेन्स कांस्टेंट, भाई हमारा आउटपुट जो है व्हाटएवर हमारा फिक्स असेट्स तो कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग
करंट असेट्स जो हैं बढ़ाते हैं, हमारे सेल्स बढ़ते हैं, सेल्स क्योंकि करंट असेट्स में मेनली इन्वेंट्री, स्टॉक ज्यादा माल रखोगे, डेटर्स ज्यादा होंगे तो सेल्स ज्यादा होगी, लेकिन प्रोपोर्शनेटली जिस हिसाब से लेट्स से आपने डेटर्स और स्टॉक डबल कर लिए, सेल्स डबल नहीं होंगी और इस वजह से रिटर्न उतनी मैग्नीफाई नहीं हो पाती। अग्रेसिव पॉलिसी में करंट असेट्स देख सकते हैं आप कम है, मॉडरेट में उससे ज्यादा है, कंजर्वेटिव में सबसे ज्यादा है लेवल ऑफ करंट असेट्स। इधर लिक्विडिटी जो है सबसे बेटर है, इधर मॉडरेट है, इधर कम है, लेकिन इस हिसाब से यहां पर रिटर्न ऑन टोटल असेट्स जब आप कैलकुलेट करते हो तो रिटर्न ऑन टोटल असेट्स इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें मॉडरेट है और इसमें लीस्ट है इन कंपैरिजन। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिर गाइस, कैश बजट को कई तरीके से बनाया जाता है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो आपका कैश बजट का फंडामेंटल रखा गया है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बेसिस वाला ही रखा गया। बेसिकली आप कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग में पढ़ते हो, ठीक है जी, जो अकाउंटिंग में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हो वहां आप डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते हो, तो ये जो डायरेक्ट मेथड है उसी को यहाँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स मेथड कहा जाता है। बस वहां पर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप क्लासिफाई करते हैं, यहाँ क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारी की सारी रिसिप्ट्स जो है आप इकट्ठी कर देंगे। पहले ओपनिंग कैश बैलेंस को ए कह दो, ओपनिंग कैश बैलेंस ले लिया, जैसे जनवरी का मुझे ओपनिंग कैश बैलेंस पता है, फरवरी और मार्च का नहीं पता, तो जनवरी का यहाँ पे पोस्ट कर दिया। फिर जितने रिसिप्ट्स हो रही हैं, कैश सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी प्रेफरेंस, डिवेंचर्स से भी जो है इशू करने से जो भी पैसा आ रहा है, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को बेचने से, ये जितने रिसिप्ट्स हैं इनको आपने बी कह देना है, ठीक है जी। ए रिसिप्ट्स, ए जो है आपका ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस बी जो है रिसिप्ट्स, और फिर पेमेंट जितनी भी है, चाहे सप्लायर्स ऑफ मटेरियल्स को है, वेजेस एंड सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड पेमेंट्स, टैक्स पेड, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, सारी पेमेंट्स को आप सी कह देंगे और फिर ए प्लस बी माइनस सी करके क्लोजिंग कैश बैलेंस निकाल देंगे। तो जनवरी का जो क्लोजिंग है वो फरवरी का ओपनिंग हो जाएगा, फरवरी में ए प्लस बी माइनस सी करेंगे, ये इसका क्लोजिंग, अगली बार का ओपनिंग मार्च का ओपनिंग हो जाएगा, ऐसे करके चलता रहेगा। मार्च का ओपनिंग प्लस रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स, ये जो है आपका इस हिसाब से कैलकुलेशंस क्लोजिंग कैश बैलेंस आते रहेंगे। फिर बारी आती है गाइस, नेक्स्ट आता है कैश बजट। इनडायरेक्ट मेथड जैसे आप वहां पर पढ़ते हो, वहां ये अभी रिसिप्ट्स मेथड था, ये एडजस्टेड इनकम मेथड है। एडजस्टेड इनकम मेथड में और कुछ नहीं, आप इनडायरेक्ट मेथड जैसे करते थे ना, क्या करते हैं, जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस होता है, कैसे निकालते हैं आप, जो है जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें जो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड करके, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस माइनस करके, फिर उसमें डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशंस कोई भी जो है वो ऐड कर दो क्योंकि ये कैश नहीं गया, और फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, जैसे वहां पर होता था, तो यहाँ एक्सक्लूडिंग कैश, ठीक है, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, ये जो है अगर इंक्रीज हो रहा है मींस पैसा कैश चला गया, ये माइनस कर देना, अगर रिड्यूस हो रहा है तो ये ऐड कर देना। तो इसको हम लोग कहते थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड में, अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है तो। इसमें फिर आप जो भी फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट से जैसे आपने सेल ऑफ फिक्स एसेट किया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स किया, उससे कैश आया, आपने परचेज किया तो परचेज जो है, परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, वो माइनस कर देना यहाँ पर। फिर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, वो यहाँ पर ले लेना। इस तरीके से आपने कोई भी डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स जो है, अगर आपने बायबैक किए, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए, वो काट देना। टैक्सेस पे किए, यहाँ पर टैक्स रिफंड अगर मिला तो यहाँ पर ले लेना, रिफंड्स रिसीव्ड जो भी है रिसीवेबल होंगे, डिविडेंड्स पे कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी, तो यहाँ पर इसी तरीके से जो है आपके कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट्स लॉन्ग टर्म डेट पे, ठीक है जी, तो ये सारे के सारे जो आपने यहाँ पर एडजस्ट कर देने हैं। ये इंटरेस्ट पेमेंट्स वाला 1 मिनट रहने देना, ये इंटरेस्ट पेमेंट्स वाला रहने देना, ओए बस इतने तक ही रखना, डिविडेंड्स पेमेंट। तो इस हिसाब से जो है ये आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा, और जनरली जो है ये 1 साल का निकाला जाता है कि ओपनिंग कैश बैलेंस ये था, ये आपके पूरे साल में जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग जैसे हमने इकट्ठा कर दिया, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस ये होगा। और इसी तरीके से वैसे एडजस्टेड बैलेंस शीट भी फोरकास्ट करके आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में जो बैलेंसिंग फिगर, जो जैसे रेशियो एनालिसिस के बड़े क्वेश्चंस में होता है ना, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें फिर करंट असेट्स में जो बैलेंसिंग फिगर बचता है, असेट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर बचता है करंट असेट्स में, उसको हम कैश कह देते हैं, क्लोजिंग कैश, तो वो भी आप जो है निकाल सकते हो एज द केस में भी। देन फिर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर योर एग्जाम्स। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो, ऑन टोटल बेसिस कर सकते हो, ऑन कैश कॉस्ट बेसिस कर सकते हो। पहले टोटल बेसिस देखते हैं, तो हम लोग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकाल सकते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल्स का होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12, 360, 52, अगर आपको मंथ्स दिया हुआ 12, डेज दिया हुआ 360, वीक्स दिया हुआ 52,
इस तरीके से इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में ना आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चंस में दिया होना चाहिए कि रॉ मटेरियल का कितना है, कन्वर्जन कॉस्ट का कितना है। अगर नहीं दिया हुआ तो अजम्पशन लेके आपने रॉ मटेरियल का 100% लेना है, कन्वर्जन कॉस्ट का 50%। कन्वर्जन कॉस्ट में बेसिकली क्या हो जाता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, जो मर्जी कह दो। तो अकॉर्डिंगली अपने क्या करना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12 360 52 इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। सिमिलरली कन्वर्जन कॉस्ट इनटू डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12 360 52 इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। इस तरीके से जो आपने इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट कर लेना है। फिर इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स की बारी आती है, तो फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12 360 52 इस तरीके से निकाला जा सकता है। डेटर्स को भी इसी तरीके से निकाला जा सकता है, कैसे, नेट क्रेडिट सेल्स इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 12 360 52 इस तरीके से आप डेटर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस फॉर द ईयर मल्टीप्लाइड बाय पीरियड ऑफ प्रीपेमेंट डिवाइड बाय 12 360 52 इस तरीके से आप प्रीपेड एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं पता होता तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आप रॉ मटेरियल 100%, कन्वर्जन कॉस्ट 50%, ये मैं ऑलरेडी आपको वर्क इन प्रोग्रेस के लिए बता चुका हूं, ये फिर से यहां पर लिखा होने की जरूरत नहीं थी। वंस अगेन तो फिर से सुन लो, हमने इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल निकाला, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12 360 52। डब्ल्यूआईपी का देखो डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें अक्सर सवालों में दिया होता है, पर प्रोजेक्शन कर रहे हो, क्या पता ना दिया हो, तो अजम्पशन लेना 100% 50%। तो डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12 360 52 इनटू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और कन्वर्जन कॉस्ट, फिर डीओसी से मल्टीप्लाई करके इनको सम अप कर देना। फिर इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। अब यहां फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन है। सिमिलरली डिप्रिसिएशन इन फैक्ट्री जो भी है, इस तरीके से कन्वर्जन कॉस्ट भी इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन है। और यहां पर डेटर्स जो है नेट क्रेडिट सेल्स पे निकलता है, ठीक है जी, नेट क्रेडिट सेल्स इनटू एसीपी डिवाइड बाय 12 360 52 इस तरीके से निकाल सकते हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई भी वही होता है ना, रेंट प्रीपे किया जाता है, ठीक है जी, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपे किया जाता है, तो एक्सपेंस फॉर द ईयर मल्टीप्लाइड बाय पीरियड ऑफ प्रीपेमेंट, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जैसा भी है, डिवाइड बाय 12 360 52 ऐसे निकाल देंगे। कैश बैलेंस जितना वो बोलेगा, मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस हमें मेंटेन करना है फर्म को, अपने करंट असेट्स में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालते समय आप इसको ऐड कर देंगे। फिर करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, जैसे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए नेट क्रेडिट परचेजेस इनटू एवरेज पेमेंट पीरियड डिवाइड बाय 12 360 52 इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसी भी तरह के, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस हो, तो एक्सपेंस फॉर द ईयर जो भी कैश एक्सपेंसेस है मल्टीप्लाइड बाय पीरियड ऑफ लैग या डिले, जैसे 1 महीना, आधा महीना, 2 महीने, जितना भी पीरियड ऑफ लैग या डिले है, डिवाइड बाय 12 360 52 इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये नेट क्रेडिट परचेजेस जो है आप लोगों को अक्सर सवाल में दिया हुआ होगा, नहीं दिया होगा तो आप निकाल सकते हो। परचेजेस कैसे निकाल सकते हो, रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इस तरीके से आप निकालते हो। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग सेम है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल परचेज है। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग जितनी कंजम्पशन है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम है तो हम लोग परचेज के बराबर मानते हैं, और अगर साइलेंट है तो हम कहते हैं जितनी परचेज है सारी की सारी क्रेडिट परचेज है। अब बढ़ते हैं आगे। फिर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसी तरीके से जितने भी इन्वेंटरीज और रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, उन सबको ऐड कर दिया। रिसीवेबल्स, ट्रेड डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल इनको ऐड कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस और कैश एंड बैंक बैलेंस इनको ऐड कर दिया। ये आपके टोटल करंट एसेट्स या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गए। इसमें ट्रेड पेबल, बिल पेबल, वेजेस पेबल, पेबल ऑफ ओवरहेड्स, इन सबको जो है आपने लेके इनमें यहां पर माइनस कर देना है। तो नेट वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन, देखो अगर क्वेश्चन में सेफ्टी मार्जिन दिया हुआ है तो हम लोग प्रेफर करते हैं कैश कॉस्ट में निकालना। वी प्रेफर कैश कॉस्ट। कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल अभी कैसे निकलता है, ये मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाने वाला हूँ इन अ व्हाइल। ये वाला कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल अभी दिखाता हूँ, बट स्टिल अगर सेफ्टी मार्जिन दिया हो तो हमें कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालना पसंद किया जाता है, ठीक है जी। सेफ्टी मार्जिन अगर ऐड करें, सेफ्टी मार्जिन का कॉन्सेप्ट यही है कि भैया ओह कहीं अगर ज्यादा चाहिए हो तो ओह क्या है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी मार्जिन भाई हम लोग जो है जितना भी हमारा नेट वर्किंग कैपिटल का कैश कॉस्ट आ रहा है उसमें हम लोग अपना सेफ्टी मार्जिन 5-10-15% जनरली इतने तक ही होता है, वो ऐड कर देंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग सेफ्टी मार्जिन एज द केस में भी आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। हो सकता है टंडन कमेटी के मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के नॉर्म्स जो उन्होंने रिकमेंड किए थे अपनी रिपोर्ट में 1974 में कि भाई बैंक्स के लोन्स किस तरीके से रोके जाएं डिफॉल्ट होने से, बैंक्स जो है शॉर्ट टर्म लोन्स देते थे, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट्स, उनको किस तरीके से रोका जाए वो हम लोग देखते हैं। तो अकॉर्डिंगली इस केस में क्या किया जाता है गाइस, 3 नॉर्म्स बताए थे उन्होंने, कहा था एक एक नॉर्म जो है एक एक करके आप उनको जो है इंप्लीमेंट करो। नॉर्म नंबर 1 में क्या था, करंट एसेट जितने भी है उसमें से करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, बेसिकली जितनी भी आपकी जितने भी प्रोजेक्टेड करंट एसेट्स है उसमें से प्रोजेक्टेड करंट लायबिलिटी, अभी एमपीबीएफ तो निकलेगा ना, ये माइनस करो तो फिर आपका नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। उस नेट वर्किंग कैपिटल में से आप 25%, इतना उन्होंने कहा था कि आप अपने लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस कराओ।
बेसिक प्रॉब्लम यही थी। उन्होंने ये कहा था यार बैंक्स आर कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। भैया जितना आपको करंट एसेट्स चाहिए उसमें से जितना बाकी करंट लायबिलिटी फाइनेंस कर रहे हैं, अब आप आके हमसे बैंक फाइनेंस ले लेते हो, नहीं, इसका 25% आप अपने लॉन्ग टर्म फंड से अरेंज करो, डेट इशू करो, इक्विटी से इशू करो, रिटेन अर्निंग करो, वट एवर यू डू, यू अरेंज इट फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड देन बाकी जो है आप मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इतना आप हमसे ले लो। नॉर्म नंबर 1 से ज्यादा स्ट्रिक्ट था नॉर्म नंबर 2। नॉर्म नंबर 2 में क्या था, करंट असेट्स में से ही 25% ये आप अपने लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस करो। दिस यू फाइनेंस फ्रॉम योर लॉन्ग टर्म फंड। जितना 75% ऑफ करंट असेट्स है उसमें से करंट लायबिलिटी हटाओ एक्सक्लूडिंग मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, तो ये आपका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आ जाएगा इस केस में। फिर बारी आती है नॉर्म नंबर 3 की। नॉर्म नंबर 3 में करंट असेट्स जितने भी है उसमें से हार्ड कोर करंट असेट्स आपने माइनस करने हैं। हार्ड कोर करंट असेट्स या परमानेंट करंट असेट्स ये आपके जो है माइनस होके फिर आपके सॉफ्ट कोर करंट असेट्स आ जाएंगे। इस सॉफ्ट कोर करंट असेट्स में से 25% आप हटाएंगे तो आपके 75% ऑफ सॉफ्ट कोर करंट असेट्स आए। इस 75% ऑफ सॉफ्ट कोर करंट असेट्स में से आपने करंट लायबिलिटी अदर देन एमपीबीएफ माइनस करना है तो आपका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आ जाएगा। तो दीज आर योर 3 नॉर्म्स। देखो मेरी बात सुनो, ये आपके परमानेंट करंट असेट्स जो है ये भी लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस होना चाहिए। नॉर्म नंबर 3 सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है और जो इसका 25% है सॉफ्ट कोर करंट एसेट्स का वो भी लॉन्ग टर्म फंड से। वंस अगेन इधर जो है करंट एसेट माइनस बाकी जितनी भी करंट लायबिलिटी है इतना आपका इसका 25% लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस करो, बाकी एमपीबीएफ। करंट एसेट्स का 25% लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस करो, उस 75% में से बाकी करंट लायबिलिटी जितनी फाइनेंस कर रही है रिमेनिंग हमसे ले लो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट करंट एसेट्स में से हार्ड कोर करंट एसेट्स हटा के या परमानेंट करंट एसेट्स हटा के सॉफ्ट कोर जितना बचा उसमें से 25% हटा के ये भी लॉन्ग टर्म फंड से अरेंज करके फिर 75% ऑफ सॉफ्ट कोर करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी हटा के जो भी अदर देन एमपीबीएफ ये आपका एमपीबीएफ आ जाएगा। अब आपको हो सकता है करंट रेशियो निकालने को बोले एमपीबीएफ की हेल्प से, तो उस केस में क्या होगा, देखो अगर आपके एस्टिमेटेड करंट एसेट्स और एस्टिमेटेड करंट लायबिलिटी ली जा रही है तो इन्हीं एस्टिमेटेड करंट एसेट्स को फाइनेंस करना है। कहां से, अदर करंट लायबिलिटी से और एमपीबीएफ से। तो एस्टिमेटेड करंट एसेट न्यूमरेटर, एस्टिमेटेड करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग एमपीबीएफ डिनोमिनेटर अलोंग विद एमपीबीएफ ये आ जाएगा। फिर सिमिलरली एक्चुअल करंट एसेट्स एंड एक्चुअल करंट लायबिलिटीज जो है यहां आएगा। इसमें क्या होगा, एक्चुअल करंट एसेट्स और एक्चुअल करंट एसेट्स में हमने ऐड कर देना है गाइस कैश रिसीवेबल फ्रॉम MPBF. This you will be adding actual current assets में cash receivable from MPBF. This will be added. Why? Because ये तो ऑलरेडी मेरे पास है, जितना MPBF आप अरेंज करोगे उससे कैश भी आएगा और ये करंट लायबिलिटी ऑलरेडी इनको फाइनेंस कर रही है। तो उस केस में हमने क्या करना है, टोटल एक्चुअल करंट लायबिलिटी प्लस MPBF ये डिनोमिनेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर होगा एक्चुअल करंट एसेट्स प्लस कैश रिसीवेबल फ्रॉम MPBF। इस तरीके से जो आप इसको करंट रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो एक्चुअल वाले को। नेक्स्ट पे बारी आती है गाइस कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल में 3 चीजों में फर्क आता है, एक इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एक इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स और तीसरा डेटर्स। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में मैंने जैसे आपको बोला था क्या था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12 3 60 52 इनटू डीओसी, कन्वर्जन कॉस्ट इनटू डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12 3 60 52 इनटू डीओसी। अब यहां पर क्या है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, वहां इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन था, यहां एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लेना है आपको। सिमिलरली यहां पर फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था इनटू फिनिश गुड्स, वहां पर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के लिए फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12 3 60 52 यहां पर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होगा। और सिमिलरली डेटर्स में कैश कॉस्ट ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स कैसे लिया जाएगा, जितनी भी क्रेडिट सेल्स है, जितनी भी नेट क्रेडिट सेल्स है उसमें से आपका प्रॉफिट एलिमेंट हटाओ क्योंकि वो कॉस्ट नहीं है और माइनस करो इसमें से डेप्रिसिएशन एलिमेंट बिकॉज वो कैश कॉस्ट नहीं है। एक्चुअली फंडामेंटल क्या है, देखो ऐसा है, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का ना ऑब्जेक्टिव होता है, 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक हम लोग अपनी मैनेजमेंट के लिए कि भाई मेरे को कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालने की जरूरत होती है। तो उसके इसमें ये कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल इनटू एसीबी डिवाइड बाय 12 3 60 52 ये हम लोग डेटर्स का इस तरीके से निकालेंगे एंड सो ऑन। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर हमने अपनी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए कि मुझे कितना कैश लगाना है उसके लिए अगर मैं ये एस्टिमेशन कर रहा हूं तो कैश कॉस्ट पे होता है। लेकिन अगर मैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूं, किसी को ये दिखाना चाह रहा हूं आज से 1 साल बाद हम कहां होंगे, तो यार मैं डेटर्स तो सेल वैल्यू पे दिखाऊंगा ना, क्रेडिट सेल्स पे। मैं अपने फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी को मैं पूरी जिस हिसाब से वैल्यूएशन करता हूं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन उस हिसाब से दिखाऊंगा, क्योंकि AS2 में भी आपने पढ़ा होगा वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स में हम डेप्रिसिएशन अब्सॉर्ब करते हैं, तो उस हिसाब से आपके जो भी फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है वो अब्सॉर्ब किया जाएगा, वो रिकवर किया जाएगा, वो चार्ज किया जाएगा वैल्यूएशन के लिए। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाने के लिए। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां हम लोग अपनी प्रोजेक्शन जो कर रहे हैं अपने लिए कि मुझे कितना कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए ये आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे गाइस। फिर हो सकता है आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने को बोले डबल शिफ्ट ऑपरेशंस में, तो ये हम लोग इसके कुछ असम्पशंस आपको लेने पड़ेंगे। या तो डबल शिफ्ट ऑपरेशंस में सेकंड शिफ्ट में कितना काम हो रहा है ये बताओ, नहीं बता रहे हो तो मैं अज्यूम करके चलूंगा भैया सेकंड शिफ्ट में पहली शिफ्ट जितना ही काम होगा, कहने का मतलब मेरी जितनी प्रोडक्शन की यूनिट्स थी वो डबल हो जाएंगी और मेरी सेल्स की यूनिट्स भी डबल हो जाएंगी। आप मुझे बताओ
सेकंड शिफ्ट में पहले से काम कर रहे हो, कम आउटपुट निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, यू हैव टू टेल मी। तो नहीं बता रहे हो तो मैं उस केस में कहूंगा प्रोडक्शन की यूनिट्स और जो है सेल्स की यूनिट्स डबल हो जाएंगी। सिमिलरली इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, जब मेरी प्रोडक्शन डबल होगी तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन डबल होगी, रॉ मटेरियल कंजम्पशन डबल होगी तो मुझे रॉ मटेरियल्स की इन्वेंटरी की भी यूनिट्स डबल होनी करनी पड़ेंगी। अगर मेरी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी तो मेरी फिनिश गुड्स की भी यूनिट्स डबल हो जाएंगी, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस की जो यूनिट्स है गाइस वो सेम रहेंगी, वो ध्यान देना। क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस तो पहली शिफ्ट का वर्क इन प्रोग्रेस सेकंड शिफ्ट में सबसे पहले कंप्लीट करोगे ना, फिर सेकंड शिफ्ट का अगले दिन पहली शिफ्ट में कंप्लीट करोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डब्ल्यूआईबी की यूनिट्स सेम रहेंगी, लेकिन रॉ मटेरियल की यूनिट्स डबल हो जाएंगी, फिनिश गुड्स की यूनिट्स डबल हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था, मतलब ये बताया नहीं बताया, अभी बता देता हूं। अल्टीमेटली क्या है, जो फिनिश गुड्स है, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन की यूनिट्स डबल हो रही है तो इसलिए फिनिश गुड्स की यूनिट्स डबल हो रही है। अगर आपकी रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्रोडक्शन डबल हो रही है तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन डबल हो रही है, तो फिर आपकी रॉ मटेरियल की यूनिट्स भी आपको डबल रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो पहले शिफ्ट का, अभी टेक एन एग्जांपल, एक ही शिफ्ट काम करते थे तो अगले दिन काम करते थे उसको एक शिफ्ट का, अगले दिन फिर अगले दिन फिर अगले दिन। अब क्या है, पहली शिफ्ट के बाद दूसरी शिफ्ट, ये दोनों साइमल्टेनियस शिफ्ट नहीं है कि इनका अलग अलग वर्क इन प्रोग्रेस हो। पहली शिफ्ट का वर्क इन प्रोग्रेस सेकंड शिफ्ट में कंप्लीट किया जाएगा, इसका वर्क इन प्रोग्रेस अगले दिन शिफ्ट में कंप्लीट किया जाएगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट जो है वो सेम रखते हैं। फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में या तो आप मुझे बताओ कि भैया नहीं जी हमने अपनी कैपेसिटी एक्सीड कर दी है, भैया डबल शिफ्ट लगा ही इसी रहे, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो जगह का किराया जा रहा है वो जा रहा है। अगर कोई फिक्स कॉस्ट मेरी बढ़ रही है तो आप मुझे बताओ, तो फिक्स कॉस्ट इन टोटल विल रिमेन कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट। अगर कोई चेंज हो रही है, लेट्स से हम लोग रॉ मटेरियल सस्ते में खरीदना शुरू कर देंगे, सेकंड शिफ्ट में हमें जो है लेबर जो है महंगी आएगी, कोई ना कोई अगर आपको मेरे को कुछ बताना पड़ेगा अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज है। नहीं बता रहे हो, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, वील अज्यूम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट एंड फिक्स कॉस्ट एंड टोटलिटी जितनी थी पहले उतनी ही रहेगी। देन क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर जो है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स या क्रेडिटर्स जो है उनका अगर सेम रहेगा, तो अगर लेट्स से एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स था, एवरेज पेमेंट पीरियड अगर 1 मंथ था, अगर वो सेम ही रहता है तो उस केस में आपकी डेटर्स की यूनिट्स और क्रेडिटर्स की यूनिट्स भी जो है डबल हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना लग रहा है, तो उसको हमें कैश कॉस्ट पे निकालना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए भी, मैं अगर एक शिफ्ट से डबल शिफ्ट में जाता हूं तो मुझे कितना कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं कैश कॉस्ट पे निकालना। अब बढ़ते हैं आगे। अब बारी आती है डेटर्स मैनेजमेंट की, या जैसा भी है रिसीवर्स मैनेजमेंट की। गाइस, डेटर्स आर दोज कस्टमर्स जिनको कि हमने उधार पे माल बेचा, उनसे अभी पैसा नहीं लिया है। तो अब सवाल यही उठता है कि हम लोग उनकी वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। अलग अलग पॉलिसीज की अलग अलग क्रेडिट पॉलिसीज होती है, लूजिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड, टाइटनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट पॉलिसी, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच कर सकते हैं, या फिर ये मार्जिनल नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल कॉस्ट अप्रोच, इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल, ठीक है जी, कॉस्ट अप्रोच। या फिर आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट कह सकते हो, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स, तो अप्रोच कर सकते हो एज द केस में भी। तो एक एक करके पहले देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। देखो भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो। फिर भाई उधार पर माल बेचते हो तो बैड डेट हो सकते हैं, बैड डेट को कैश डिस्काउंट दे दो तो कैश डिस्काउंट माइनस करो। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, इसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेटर्स जो भी है आपकी, ठीक है, आफ्टर टैक्स इसको माइनस कर दो। जो भी आपका आफ्टर टैक्स का रेट है ये इसमें से माइनस कर दो। नेट बेनिफिट्स आएंगे, जिस भी पॉलिसी के बेनिफिट ज्यादा होंगे उसको आपने एक्सेप्ट कर लेना। प्रपोज पॉलिसी वर्सेस एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऐसे करके कंपेयर किया जा सकता है, जिसका ज्यादा उसको चूज कर लेना। एग्जिस्टिंग का है तो पॉलिसी, प्रपोज पॉलिसी रिजेक्ट कर देना। अगर प्रपोज पॉलिसी का ज्यादा है तो एग्जिस्टिंग वाले को मना करके कहना भैया प्रपोज पॉलिसी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर मार्जिनल के बाद फिर आप जो है वंस अगेन, मार्जिनल में क्या है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस बैड डेट लॉस माइनस कैश डिस्काउंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसमें से टैक्स माइनस कर सकते हो। आप चाहो तो इसको ऊपर ले सकते हो, इसको भी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी बिफोर टैक्स ले सकते हो। इफ यू वांट टू टेक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिफोर टैक्स तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिस ऑल्सो यू कैन टेक। फिर इसमें से टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा एज द केस में भी। फिर इंक्रीमेंटल गेन्स, कंट्रीब्यूशन ऑन न्यू सेल्स, सेविंग्स इन बैड डेट लॉस ऐड कर दो। भाई हो सकता है ना, देखो अगर हम लोग नई पॉलिसी लेके आते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, टाइट कर रहे क्रेडिट पीरियड तो बैड डेट लॉस कम हो जाएंगे। लूज कर रहे क्रेडिट पीरियड या कैश डिस्काउंट दे रहे, उस लालच में कस्टमर ज्यादा माल खरीदेंगे या नया
कस्टमर भी बन जाएगा हमारा, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, हमारी सेल बढ़ेगी, तो उसकी वजह से इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन होगा। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेटर्स, अगर हमने टाइट कर दिया, लेट्स से पहले 60 डेज पैसा बचता था, अब हमने 30 डेज कर दिया एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो उसके उसमें हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो सकती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाएगी, सेविंग्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेटर्स, या मैं तो कहता हूं इन वर्किंग कैपिटल, हो सकता है आपका वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाए, तो उसको उसके आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे आप कुछ ना कुछ कमा लोगे। फिर इसके बाद कलेक्शन कॉस्ट भी आपकी जो है हो सकता है कम हो जाए, अगर आपने क्रेडिट पीरियड लेट्स से 1 महीने की जगह 2 महीने कर दिया, तो पहले साल में 12 बार कलेक्शन करते थे, अब साल में 6 बार कलेक्शन करेंगे, तो कलेक्शन कॉस्ट कम हो सकती है। और कैश डिस्काउंट भी हो सकता है, आप लेट्स से एग्जांपल 2% देते थे, 2% की जगह 1% देना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से हो सकता है कैश डिस्काउंट कम हो जाए, वैसी वर्षा भी हो सकता है। कहने का मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ सकती है, भाई पहले हमने 1 महीने का उधार देते थे, अब 2 महीने का उधार देते हैं, तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स या इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल की वजह से मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ सकती है। साथ में फिर मेरा बैड डेट लॉस भी बढ़ सकता है। हमारी कलेक्शन कॉस्ट, भाई अगर हमने क्रेडिट ज्यादा दिया तो उधार ज्यादा देने में बैड डेट लॉस बढ़ सकता है, अगर क्रेडिट टाइट कर दिया तो बैड डेट लॉस कम हो सकता है। अगर कलेक्शन कॉस्ट, अगर लेट्स से हमने 2 महीने को 1 महीने का एवरेज कलेक्शन पीरियड कर दिया, तो उसके इसमें पहले 6 बार कलेक्शन करते थे, 12 बार कलेक्शन करेंगे, तो उसकी वजह से कलेक्शन कॉस्ट हो सकता है बढ़ जाए। और हो सकता है हम 1% की जगह 2-3% कैश डिस्काउंट देना शुरू कर दें, या पहले कैश डिस्काउंट देते नहीं थे अब देना शुरू कर दें, तो उसकी वजह से जो भी हमारा कैश डिस्काउंट जाएगा वो हमारा नुकसान है। फिर आपको अगर टैक्स दिया हुआ है तो टैक्स, टैक्स नहीं दिया हुआ है तो टैक्स के बिना इवैल्यूएशन कर देना, ठीक है जी। नेट इंक्रीमेंटल गेन, अगर टैक्स नहीं दिया हुआ तो इसी के बेसिस पे बोल देना, अगर टैक्स दिया हुआ तो पोस्ट इंक्रीमेंटल गेन आफ्टर टैक्स, भाई जिसका ज्यादा है विच एवर इज मोर दैट शुड बी एक्सेप्टेड। फिर बारी आती है इस केस में जितनी प्रपोज पॉलिसी है, प्रपोज पॉलिसी 1 नहीं है, प्रेजेंट पॉलिसी नहीं है, प्रपोज पॉलिसी 1 एंड दिस इज प्रपोज पॉलिसी 2। अगर मोर देन 1 प्रपोज पॉलिसीज हैं, अक्सर कई सवालों में मोर देन 1 प्रपोज पॉलिसीज होती हैं, तो ये कलेक्शन जो है होनी चाहिए पॉकेट बुक में, हो सकता है आपको करेक्ट वाली मिले, नहीं तो करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट फिर बारी आती है एवरेज इन्वेस्टमेंट डेटा से आप कैसे निकाल सकते हो। एक तो आप निकाल सकते हो गाइस टोटल कॉस्ट अप्रोच, दैट इज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, टोटल पे ले लो, फिक्स कॉस्ट भी सारी ले लो और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स भी ले लो, तो टोटल कॉस्ट इनटू एसीपी डिवाइड बाय 12 360 52 ऐसे निकाल सकते हो। नहीं तो आप डिफरेंशियल कॉस्ट अप्रोच भी ले सकते हो, कहने का मतलब वेरिएबल कॉस्ट और एडिशनल फिक्स कॉस्ट ओनली, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपको अगर कभी निकालनी पड़े तो कैसे निकाल सकते हो, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट लेट्स से 15 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेट्स से 10 रुपीज है, तो 5 रुपए पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से 1 लाख यूनिट्स है, ये आपको दी हुई है। अगर प्रेजेंट पॉलिसी में देखो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ यूनिट्स हमेशा दी होंगी, तो उनसे आप मल्टीप्लाई करके, तो 15 माइनस 10 फिक्स कॉस्ट पे यूनिट 5 कितनी यूनिट्स पे है, 1 लाख यूनिट्स पे, तो 1 लाख यूनिट से मल्टीप्लाई किया, ये मेरी फिक्स कॉस्ट जो है टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई 5 लाख रुपए, ऐसे करके आप निकाल सकते हो, डिपेंड करता है। नेक्स्ट, तो टोटल कॉस्ट अप्रोच भी चलती है, डिफरेंशियल कॉस्ट अप्रोच भी चलती है, आप जो भी करो गिव अ नोट इन दिस रिगार्ड एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली। नाउ क्रेडिट पॉलिसीज किस किस तरह की हो सकती है, एक तो लूजनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड हो सकता है कि क्रेडिट पीरियड बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ये फायदा होगा। साथ में आपकी कलेक्शन कॉस्ट जो है कम होने के बहुत हद तक चांसेस है, क्योंकि आप अगर 1 महीने में कलेक्शन करते थे अब 2 महीने में कलेक्शन करोगे तो ज्यादा चांसेस ये है कि आपकी कलेक्शन कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। लेकिन आपके बैड डेट लॉस बढ़ने के पूरे आसार हैं, क्योंकि आप क्रेडिट पीरियड ज्यादा दोगे बैड डेट ज्यादा हो सकते हैं। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स या वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका पैसा ज्यादा दिन फंसेगा, और साथ में हो सकता है आप अपनी 100% कैपेसिटी एक्सीड कर जाओ, जिसकी वजह से आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए, अगर बढ़ जाए तो वो भी लिया जाएगा। इंक्रीमेंटल गेन वर्सेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट देखोगे, नेट इंक्रीमेंटल गेन आ रहा होगा तो एक्सेप्ट द प्रपोज पॉलिसी, आगे बढ़ते हैं। फिर टाइटनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड की, पहले हम लोग क्रेडिट पीरियड 2 महीने देते थे, अब 1 महीना करने वाले, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा, भाई टाइट करने से हमारी थोड़ी सी सेल कम हो जाएगी, उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन कम होगा। साथ में हमारी कलेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, पहले 2 महीने में कलेक्शन करते थे, साल में 6 बार कलेक्शन करते थे, अब जो है हम साल में 12 बार कलेक्शन करेंगे, तो ज्यादा चांसेस है कि हमारी कलेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन हमारी बैड डेट लॉस कम होंगे, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेटर्स और वर्किंग कैपिटल कम होंगे, साथ में हो सकता है हमारी फिक्स कॉस्ट भी रिलीज हो जाए, माइट बी कि हमने अपनी कैपेसिटी कम हो गई तो इस वजह से फिक्स कॉस्ट रिलीज हो जाए, तो ये आप अगेन इंक्रीमेंटल गेन आएगा तो एक्सेप्ट द प्रपोज पॉलिसी, लॉस आएगा तो मना कर देना। फिर कैश डिस्काउंट पॉलिसी, कैश डिस्काउंट पॉलिसी में क्या, आप अगर कैश डिस्काउंट देना शुरू करोगे तो उसकी वजह से आपके लालच में, कैश डिस्काउंट के लालच में कस्टमर्स जो है ज्यादा माल खरीदेंगे, एक्जिस्टिंग कस्टमर्स नए कस्टमर्स भी बनेंगे कैश डिस्काउंट के लालच में कि यार ये डिस्काउंट देते हैं तो आपके कंट्रीब्यूशन जो है बढ़ जाएगा। साथ में आपको कस्टमर भागे भागे खुद ही पैसे देने आएंगे, जल्दी पैसे देंगे कैश डिस्काउंट के लालच में, तो उसकी वजह से आपकी बैड डेट लॉस कम होगा, लेकिन आपकी जो है कलेक्शन कॉस्ट जो है
आपके साथ में कस्टमर खुद ही भाग के आएगा तो उस केस में कलेक्शन कॉस्ट भी जो आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर खुद पेमेंट करके कैश डिस्काउंट अर्न करने में इंटरेस्टेड होगा। साथ में आपके बैड डेट लॉस भी कम होंगे, क्योंकि आपका पैसा ज्यादा दिन नहीं फंसा रहेगा। आपका पैसा ज्यादा दिन नहीं फंसा रहेगा तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स इवन ओवरऑल वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो सकती है। देन फिक्स कॉस्ट लेकिन आपकी हो सकता है कि एक्सीड हो जाए, बिकॉज आप ज्यादा माल बेचना शुरू कर दोगे। और कैश डिस्काउंट तो आपका नुकसान है ही है, जितना भी कैश डिस्काउंट इंक्रीमेंटल दे रहे हो वो आपका नुकसान है। अगर नेट इंक्रीमेंटल गेन है तो एक्सेप्ट द प्रपोजल। कैश डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं, कैश डिस्काउंट इज इन नेचर ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए हम लोग इवन जब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में, वहां पर भी हम लोग जो है जो कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स होता है उसको माइनस नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं नेट इनवॉइस प्राइस एंड इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट में, कैश डिस्काउंट को नहीं, बिकॉज इट इज टेकन एज एन इंटरेस्ट इनकम। तो अगर इस तरीके से हम अपने डेटर्स को अगर कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो इट्स लाइक एन इंटरेस्ट कॉस्ट। इफ वी आर अलाउइंग आवर डेटर्स टू अवेल कैश डिस्काउंट, हम अपने कस्टमर्स को कह रहे हैं तुम जल्दी पेमेंट कर दो तो हम तुम्हें कैश डिस्काउंट देंगे, मींस इट्स जस्ट लाइक टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक। मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आज आप एक बैंक के पास जाते हो और बैंक को बोलते हो बैंक 1 लाख रुपए मुझे दे दे। बैंक कहता है ठीक है जी मैं तुम्हें 1 लाख रुपए आज देता हूं। ओके, तुम ये लो 1 लाख रुपए, तुम मुझे आज से कितने टाइम बाद पैसे दोगे? जी हम आपको पैसे देंगे 2 महीने बाद। 2 महीने बाद तो एक काम करना, 2 महीने बाद आप मुझे 1,03,000 रुपए दे देना। ठीक है जी, तो आज 1 लाख रुपए लेके 1,03,000 रुपए अगर हम लोग पे करते हैं तो 103 माइनस 100, 3,000 का नुकसान हुआ 1 लाख रुपए पे। अब आपने 1000 लगाने, 1000 लगा देना, ठीक है। तो 3 रुपए का नुकसान हुआ, कितना? हमने 1 लाख रुपए जो लिया उसकी वजह से। और ये कितने? 2 महीने के पीरियड का, तो पूरे साल का इंटरेस्ट रेट। अगर आपको इंटरेस्ट रेट पर एनम बोले तो इंटरेस्ट आप बोलोगे 3,000 ऑन 1 लाख, ठीक है। ये अगर 2 महीने का है तो पूरे साल का कितना, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये कस्टमर है मेरा, जिसने मेरे डेटर है, कोई डेटर्स है जिसने मेरे 1,03,000 रुपए देने हैं, मैं उसको कैश डिस्काउंट अलाउ करता हूं। मैं कहता हूं कैश डिस्काउंट ले, तो मेरे को जल्दी पेमेंट कर दे, जल्दी पे कर दे, 2 महीना पहले पे कर दे, 1 लाख रुपए पे कर दियो। तो कैश डिस्काउंट जैसे इसने मेरे को, मैंने इसको 3,000 या 3 रुपए का कैश डिस्काउंट दिया, ठीक है जी। अब इस केस में जो है वट एवर, अभी मैंने मेरे इस एग्जांपल में जो है आई एम नॉट सेइंग, मैं कैश डिस्काउंट का सेपरेट एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने मेरे को 100 रुपए देने थे, मैं उसे कहता हूं यार 98 रुपीज दे दे मुझे आज, और उसे 2 महीने बाद हमने 100 रुपए लेने थे। वैसे वी हैड टू टेक 100 रुपीज आफ्टर 2 मंथ्स, पर हमने आज ही उससे 98 ले लिए कैश डिस्काउंट। तो पीरियड ऑफ प्रीपेमेंट 2 मंथ्स, तो इंटू 12/2 डेज दिया हो तो 365 डेज लेते हैं यहाँ इम्प्लिसिट इंटरेस्ट में। माइंड यू 360 डेज नहीं लेते, वहां एवरेजिंग चलता है, यहाँ एवरेजिंग नहीं, यहाँ इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो प्रेफर करते हैं यहाँ पर 365 लेना प्रेफर किया जाता है जनरली। तो इस केस में क्या हो गया, हम कहते हैं 2 रुपीज का कैश डिस्काउंट है। आप देखो ना, 100 रुपए में 98 मीन 2 रुपीज का कैश डिस्काउंट, 100 माइनस 2 इज 98, तो 98 रुपीज रिसीव करने के हमने 2 रुपए का कैश डिस्काउंट दिया, ठीक है। ये मेरे को नुकसान हुआ, 98 रुपीज आज मिल गए, आई एम एबल टू यूज 98 रुपीज एंड आई लूज 2 रुपीज फॉर हाउ मच पीरियड, 2 मंथ्स, या जैसा भी डेज दिया हो तो डेज ले लेना, ठीक है जी। तो इंटू 365 डिवाइड बाय लेट्स से 60 डेज दिया हो तो 60 डेज, या अगर 12 मंथ्स है तो मतलब 2 मंथ्स है तो 12 डिवाइड बाय 2 मंथ्स इंटू 100 करके ये आपका इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट ऑन कैश डिस्काउंट आ जाएगा। नाउ उधार पे माल बेचे या ना बेचे इज अ डिसीजन फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इस वजह से डिसीजन ट्री अप्रोच जो है फॉलो की जाती है। डिसीजन ट्री बेसिकली का अप्रोच फॉलो हुआ था, शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, ये एक फंडामेंटल चालू हुआ था, फिर बिजनेस में चालू होने लग गया, क्योंकि रिस्क अनसर्टेनिटी हमें नहीं पता, हम वॉर स्ट्रेटजीज बनाते हैं, इस तरीके से बिजनेस में स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अगर हम उधार पे माल बेचें, शुड वी ग्रांट क्रेडिट टू द कस्टमर और डू नॉट ग्रांट क्रेडिट? डू नॉट ग्रांट। अगर डू नॉट ग्रांट क्रेडिट तो जीरो आ रहा है, ना कुछ जा रहा है ना कुछ आ रहा है। लेकिन अगर हमने लेट्स सेकंड एग्जांपल ग्रांट किया तो हम सेल प्रोसीड्स 5 लाख रुपए लेंगे, कितना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अगेंस्ट 4 लाख के अगेंस्ट। तो अगर कस्टमर पे करेगा तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। और हमने उसकी क्रेडिट इवैल्यूएशन करी है। क्रेडिट इवैल्यूएशन में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 C's, कैरेक्टर, कैपेसिटी एंड कोलेटरल। ये चीजें करने के बाद हमें ऐसी उम्मीद सी है 90% प्रोबेबिलिटी है दैट वो पे कर देगा। तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो पे कर देगा, और 10% प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफॉल्ट करेगा। अगर 10% प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट करेगा तो मेरे को 4 लाख रुपए का नुकसान होगा, 4 लाख का माल लेके भाग जाएगा। बट अगर 90% प्रोबेबिलिटी है कि 1 लाख रुपए मेरे को फायदा हो सकता है, तो दिस इंटू 90% इज इक्वल टू 90,000, और ये नेगेटिव है 40,000, 90,000 पॉजिटिव माइनस 40,000
इज इक्वल टू 50,000 पॉजिटिव। तो 50,000 पॉजिटिव अगेंस्ट जीरो, बोलो क्या करें? तो आप कहोगे क्रेडिट पे माल बेचो, एज द केस में भी। तो दिस इज डिसीजन ट्री अप्रोच इन केस अगर आपको ट्री देखना पड़े, बनाना पड़े, और इवैल्यूएशन इस तरीके से मीन निकाल के हम लोग जो है करते हैं। डिसीजन ट्री को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिसीजन प्रॉब्लम अंडर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। नाउ नेक्स्ट एरिया आता है फैक्टरिंग। नाउ हु आर फैक्टर्स? फैक्टर्स आर दोज एजेंसीज हु ग्रांट मेनी क्रेडिट मैनेजमेंट सर्विसेज। हम आपके कस्टमर्स को इनवॉइसिंग कर देंगे, हम उनसे कलेक्शन करा देंगे, हम उनकी क्रेडिट वैल्यूएशन कर देंगे, हम उनके डेटर्स के अगेंस्ट जो है आपको उधार दे देंगे, हम पूरी कंप्लीट क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, हम कलेक्शन देंगे, हम रिमाइंडर देंगे, हम देखेंगे उनकी ड्यू डेट कब है, और हम आपके डेटर्स बाय करके इवन बैड डेट लॉस भी बियर करेंगे। डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा सर्विसेज लोगे उतने ज्यादा आपके चार्जेस होंगे। ठीक है जी। फैक्टरिंग एजेंसीज जो है बहुत तरह की सर्विसेज डेटर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑफर करती हैं। हमारे देश में जो है आरबीआई की कुछ फैक्टरिंग गाइडलाइंस है, क्योंकि भाई गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि कलेक्शन कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि गुंडागर्दी करना शुरू कर दो। एनी हाउ, तो फैक्टरिंग जो है एजेंसीज का हम लोगों को इवैल्यूएशन करना पड़ सकता है कि यार हम अपना क्रेडिट मैनेजमेंट करें, बैंक से उधार लें, या फैक्टरिंग एजेंसी को जो है आउटसोर्स कर देगी, एडमिनिस्ट्रेशन तुम करो और जो है कलेक्शन तुम करो, कंप्लीटली रिमाइंडर्स तुम दो, और इवन नॉन रिकोर्स बेसिस मींस बैड डेट लॉस तुम्हारा। फैक्टरिंग सर्विसेज विदाउट रिकोर्स मींस बैड डेट लॉस तुम्हारा, विद रिकोर्स मींस बैड डेट लॉस हमारा होगा। इस द केस में भी तो उस केस में जो है फैक्टर बियर नहीं करेगा, विद रिकोर्स में फैक्टर विल नॉट बियर द बैड डेट लॉस, और फैक्टरिंग सर्विस विदाउट रिकोर्स में इट हैज नो रिकोर्स, बैड डेट लॉस हुआ तो उसका हुआ। तो इस केस में क्या है, हो सकता है आप अगर फैक्टरिंग एजेंसी को हायर करोगे तो उसमें सेविंग्स हो सकती है फैक्टरिंग प्रपोजल की वजह से। क्या सेविंग्स होगी? एनुअल सेविंग्स ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आपको है फायदा होगा। दूसरा, बैड डेट लॉस आपका सेव होगा। ठीक है जी। नॉन रिकोर्स बेसिस में आपको जो है बैड डेट लॉस बचेगा। वंस अगेन एनुअल सेविंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, साथ में सेविंग्स ऑफ बैड डेट लॉस, ये आपको फायदा होगा। वंस अगेन, अगर आपने फैक्टरिंग एजेंसी को हायर किया तो वो आपकी क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, वो कलेक्शन करेंगे, वो रिमाइंडर देंगे, तो वो बचेगा, और नॉन रिकोर्स बेसिस पे है तो बैड डेट लॉस भी वो बियर करेंगे। तो ये हमें टोटल फायदा हो गया एनुअल सेविंग्स। इस एनुअल सेविंग्स के अगेंस्ट कॉस्ट, भाई फैक्टरिंग एजेंसी जो है हमसे कोई ना कोई कमीशन चार्ज करेगी कि भैया हम आपकी क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और साथ में वो जो उधार देंगे, जो एडवांस देंगे फैक्टरिंग एजेंसी, उस पर वो इंटरेस्ट पर annum जितना भी चार्ज करेंगे, वो इंटरेस्ट भी हमारी कॉस्ट होगी एज द केस में भी। तो इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस फैक्टरिंग कमीशन, इन दोनों को सम अप करेंगे, ये हमारी एनुअल कॉस्ट बी आ जाएगी, और फिर नेट कॉस्ट बी माइनस ए निकालेंगे, दैट इज टू से हमारी जितनी भी सेविंग्स है माइनस जितनी भी कॉस्ट है, उसको नेट कॉस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट फिर बारी आती है कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस बाय फैक्टरिंग एजेंसी टू द कंपनी। तो फैक्टरिंग एजेंसी का एडवांस टू द कंपनी कैसे होगा? एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज डेटर्स जितना भी है, कैसे निकाल सकते हो? क्रेडिट सेल्स इनटू एसीपी डिवाइड बाय 12360। ठीक है जी। वीक्स है तो 52 एज द केस में भी, जितने भी एवरेज डेटर्स है। टेक एन एग्जांपल, पूरे साल की क्रेडिट सेल्स जो है वो कितनी है? 72 लाख है। ठीक है जी। मल्टीप्लाइड बाय, हमने कर दिया 72 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 महीने का क्रेडिट है, या चलो 1 महीने का क्रेडिट है, सिंपल, दिस इनटू 1/12। तो एवरेज डेटर्स इतना है, तो उस हिसाब से हमने क्या कर लिया, 6 लाख रुपए का मेरा एवरेज डेटर्स आ गया। और फैक्टर कहता है जी मैं इसमें से 10% तो मैं दूंगा ही नहीं तुम्हें एडवांस, आई विल नॉट पे यू 60,000। ये तो फैक्टरिंग रिजर्व, ये तो मैं तुम्हें बाद में 1 महीने बाद ही दूंगा, अभी नहीं दूंगा एडवांस। आई विल नॉट गिव यू एंटायर डेटर्स के अगेंस्ट। बैंक भी ऐसे करता है, जितनी भी सिक्योरिटी लेता है वो कहता है भैया मैं पूरा पैसा नहीं दूंगा, उसका एक रिजर्व उसका जो है हटाओ, फिर बैलेंस में आपको पे करूंगा। तो 10% रिजर्व, 20%, 15% जितना बुलाओगे वो माइनस करना। तो अब फैक्टरिंग एजेंसी जो है 5,40,000 रुपीज देने को तैयार है, लेकिन साथ में जो है फैक्टरिंग एजेंसी कहती है यार हेलो, हम आपके डेटर्स की एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसकी कमीशन भी तो है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कमीशन इज जितने भी डेटर्स हैं उसका 1%, या चलो 2% ले लेता हूं। ठीक है जी। 2%, तो कहने का मतलब क्या हो गया, 12,000 और कि भाई हम क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, हम डेटर्स को रिमाइंडर्स देंगे, हम उनका रिकॉर्ड रखेंगे, हम उनका जो है बैड डेट लॉस भी अगर बियर करेंगे, तो ये माइनस करने के बाद फैक्टरिंग एजेंसी जो है इतना एडवांस देने को तैयार होती है। कितना हो गया, 72,000 माइनस किया तो 5,28,000, इतना फैक्टरिंग एजेंसी जो है देने को तैयार है अमाउंट। तो एडवांस जो है 5,28,000 देने को तैयार है फैक्टरिंग एजेंसी। इस 5,28,000 पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट जितना भी है, लेट्स से इंटरेस्ट रेट इज 15% पर एनम, और लेट्स से एसीपी जो है 1 महीना है इंटू 1/12 किया, तो अक्सर क्या होती है फैक्टरिंग एजेंसी इंटरेस्ट भी एडवांस में मांगने की बात करती है।
कि भैया जितना इंटरेस्ट है वो भी हमने एडवांस में रख लेना है। हम कमीशन तो काट ही रहे हैं, कमीशन तो भाई क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की हम कमीशन तो काट ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम इंटरेस्ट भी अक्सर कई बार ये इंटरेस्ट वो एडवांस में चार्ज करते हैं। वो डिपेंड करता है नेगोशिएशन पे कि फैक्टरिंग एजेंसी तो हमेशा कहती है हम कमीशन भी पहले रख रहे हैं, इंटरेस्ट भी पहले रख रहे हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पूरे अमाउंट पे, लेकिन आपसे अभी काट के नेट बैलेंस अभी अब आपको पकड़ा देंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम उनसे नेगोशिएट करते हैं, नहीं भी इंटरेस्ट तुम बाद में चार्ज करना, जैसे बैंक में से इंटरेस्ट बाद में चार्ज करते हैं, वो नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। एनी हाउ, तो जो नेट कॉस्ट है, नेट कॉस्ट कैसे निकाली आपने? ए माइनस बी करके निकाली। ए माइनस बी दैट इज जितनी भी सेविंग्स थी, दिस इज सॉरी बी माइनस ए, तो ये जो है ए, इसमें से बी में से ए माइनस किया, नेट कॉस्ट आई। इस नेट कॉस्ट को आपने न्यूमरेटर लेना है यहां पर, और डिनोमिनेटर या तो इतना ही अमाउंट अगर फैक्टरिंग एजेंसी दे रही है तो 528 से डिवाइड कर दोगे, नहीं तो 528 में जितना भी इंटरेस्ट वो और काट रहे हैं, एडवांस में ही काट रहे हैं, इंटू 15% इंटरेस्ट पर एनम है, तो एक महीने का कितना हुआ? 1.25%। वो 528 का इंटरेस्ट और काट के फिर बैलेंस पकड़ाते हैं। तो इसकी इंटरेस्ट जितनी भी इम्प्लिसिट कॉस्ट आती है, इफेक्टिव कॉस्ट आती है इसकी, इसको कंपेयर किया जाएगा बाकी सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस से। कि अगर आप कमर्शियल पेपर्स इशू करते हो, अगर आप शॉर्ट टर्म बैंक लोन लेते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट करते हो, कैश क्रेडिट लेते हो, ठीक है जी, किसी भी तरीके से जो है आप अपने डेटर्स को जो है कैश डिस्काउंट देके पैसे लेते हो, तो जिसकी भी कॉस्ट कम रहेगी, इफेक्टिव कॉस्ट, वी वुड प्रेफर टू चूज दैट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इस तरीके से जैसे आप इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट ऑन डेटर्स निकाल रहे थे, इस तरीके से क्रेडिटर्स पे भी निकाल सकते हो कि क्रेडिटर्स से हम इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, जैसे कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स था या कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स है। तो वही सीन है, जैसे 2/98, 100 - 2, अगर हमें 2 रुपए का जो है कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो 2/98 इंटू 365, अगर डेज है तो, मंथ्स है तो 12, डिवाइड बाय पीरियड ऑफ प्रीपेमेंट, जितना भी मंथ्स या डेज में जैसे दिया हुआ है, इंटू 100। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए डेटर्स की जो पॉलिसी होती है, जैसे अगर कहता है 210 नेट 40, इट मीन्स व्हाट? 2% कैश डिस्काउंट देंगे अगर आप 10 डेज में पेमेंट कर दो, 10 दिन में पेमेंट कर दो तो 2% कैश डिस्काउंट देंगे, लेकिन नेट 40 डेज में आपको विदाउट कैश डिस्काउंट पे करना, मीन्स ये टोटल नेट क्रेडिट पीरियड विदाउट डिस्काउंट है, विदाउट डिस्काउंट, और ये 10 डेज नेट क्रेडिट पीरियड विद कैश डिस्काउंट है। एंड दैट फिनिशेस ऑफ this chapter's concepts. I hope you're finding this chapter easy and interesting. I hope that you study very, very well. Take care. God bless.